शरद ऋतु, समय आश्रित, आश्विन, वो आश्रित नहीं होगा, आश्विन एवं कार्तिक। शरद ऋतु का समय क्या होता है? आश्विन एवं कार्तिक। सामान्यतः जो इंग्लिश का मंथ होता है वो क्या होता है? सितंबर और अक्टूबर। क्लियर है? शरद ऋतु कब होता है? सितंबर और अक्टूबर में। शरद ऋतु का लक्षण क्या होता है? इस ऋतु में सूर्य पीत वर्ण एवं उष्ण होता है। आकाश श्वेत मेघों से आच्छादित एवं निर्मल होता है। तालाबों में कमल खिले रहते हैं तथा हंस आदि पक्षी विचरण करते हैं। पृथ्वी वरुण सप्तवर्ण विजयसार के वृक्षों से शुभोय सुशोभायमान रहती है। शरद ऋतु में नदी एवं तालाब का पानी स्वच्छ निर्मल एवं शांत रहता है। वातावरण एवं आकाश स्वच्छ होता है, साथ ही सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। योग का अभ्यास कब करना चाहिए? शरद बताएं। और वसंत। शरद और शरद वसंत। और बसंत ऋतु। क्यों? क्योंकि ये महीना जो होता है ये आपका वातावरण से भी काफी ज्यादा स्वच्छ होता है। ठीक है। शरद ऋतु जन्य रोग कौन कौन से हैं? वर्षा के उपरांत बादलों के छट जाने से व प्रकाश के साफ हो जाने से सूर्य की गर्मी से पित्त का प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है? पित्त पित्त का। का। क्लियर? इसका संचय कब हुआ था? बारिश में। वर्षा ऋतु में। ठीक है। अतः पित्त प्रधान रोग जैसे क्या हो गया? ज्वर, बुखार, नक्सीर, नाकों का जो नाक से ब्लड आता है, शरीर में जलन, सिर सूल, चक्कर आना, अम्लपित्त अर्थात एसिडिटी, व त्वचा के विकार, स्किन डिजीज, अधिक प्यास लगना, कब्ज, आपका कॉन्स्टिपेशन, अजीर्ण, अरुचि, रुचि का ना होना मीन्स इच्छा का ना होना आदि रोग होने की संभावना होती है। शरद ऋतु जन्य संभावित रोग होने के कारण एवं उसका निवारण क्या है? वर्षा ऋतु में वात विकार से बचने हेतु चूंकि वायु शीत गुण प्रधान होता है, अतः उष्ण खान पान का सेवन अधिक किया जाता है ना? ठंडी के दिनों में आप उष्ण चीजें ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें, इसीलिए ठंडी में क्या होता है? पित्त आपका गर्म से संबंधित है ना, पित्त अग्नि से संबंधित है ना, मैंने बताया था। पित्त किससे संबंधित है? अग्नि व पंच महाभूत से। क्लियर है? जब वर्षा ऋतु में पित्त दोष का संचय होता है, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, तो संचय होता है किस चीज का? पित्त का। क्लियर है? बात विकार का वहां पे हमने देखा था, बात का क्या था? बात का प्रकोप था ना। वर्षा ऋतु जब हमने देखा था उसमें क्या देखा था? किसका था आपका? बात का वहां पे आपका प्रकोप था वहां पे। तो यहाँ पित्त का संचय होगा, क्योंकि आप बात के लिए जो गर्म चीजें खा रहे थे तो उसमें पित्त का संचय होगा। किंतु शरद ऋतु में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के होने से संचित पित्त कुपित होकर पित्त दोष जन अनेक उक्त संभावित व्याधियों को विशेषकर रक्त दोष्टि जन्य रोगों की उत्पत्ति करता है। क्योंकि सूर्य की किरणें तेज होती हैं शरद में, तो उसकी वजह से जो पित्त का प्रकोप होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्लियर है? यथा वर्षासु चीयते फिते शरत काले प्रकुप्यते। अतः इस ऋतु में तिक्त द्रव्यों का सेवन, घृत सेवन, विरेचन, कर्म एवं रक्त मोचन लाभदायक होता है। क्या क्या चीजें लाभदायक होती हैं? तिक्त द्रव्यों का सेवन। तिक्त बताया था मैंने ना, याद है? कड़वा। यस, कड़वा।
घृत सेवन, घी किसमें आ रहा था? याद करें, मैंने जो पृथ्वी टेबल में, भेजा है। स्निग्ध पदार्थ में आएगा ना। स्निग्ध, वो भी मीठे में। मीठे में, हाँ, पृथ्वी। ठीक है। और कौन सा कर्म करना चाहिए? विरेचन। विरेचन किससे संबंधित है? आयुर्वेदा। वमन से ना। वमन। वमन को ही आयुर्वेदा में विरेचन कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है पित्त दोष किससे कम होता है? वमन से। वमन से। है ना, कहते हैं ना कि आपको हम्म। कुंजल करना चाहिए। अगर आपको एसिडिटी बन रही है, आपको पित्त दोष ज्यादा बन रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कुंजल करना चाहिए। क्लियर है? स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने 100 शरद ऋतुओं, शतायु के बराबर जीने की अभिलाषा व्यक्त की है। तथा जीवेम शरदः शतम। इसीलिए कहा गया है कि जो योग का अभ्यास है वो शरद और बसंत ऋतु में शुरू करना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्य चरक ने चरक संहिता में हसोदक का वर्णन करते हुए इसे अमृत के समान समान स्वास्थ्य वर्धक माना है। क्लियर है? ये श्लोक है आपका चरक संहिता का। दिवा सूर्यांशु संतप्त निशि चंद्रसु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषमगत्सेन विषीकृतम हंसात् कमिते ख्यातम शारदम विमूलम शुचि स्नान पानावगाहेषु सस्यते तग्ध तद्यथामृतम। ये चरक सूत्र है, चरक संहिता का सूत्र है। क्लियर है? तात्पर्य यह है कि दिन में सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से गर्म तथा रात्रि में चंद्रमा की सौम्य शीतल किरणों से ठंडा होने वाला, काल के अनुसार पका हुआ, दोष रहित तथा अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से जो जल विष रहित शुद्ध है, उसे हंसोदक कहते हैं। भाव यह भी है कि हंस शुद्ध जल में विचरण करते हैं तथा शुद्ध जल का पान करते रहते हैं, अर्थात पीते रहते हैं। इस कारण भी ऐसे शरद ऋतु के निर्मल एवं पवित्र जल को हंसोदक कहते हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने दिन में सूर्य की किरणों से गर्म तथा रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल ठंडे को जल अंशुदक नाम से वर्णन किया है। क्लियर है? सर इसीलिए सर हम वो कोजागरी पूर्णिमा मनाते हैं जिसमें हम दूध चांद की रोशनी में पीते हैं ना। बिल्कुल। शरद ऋतु में ही ना शरद पूर्णिमा याद है? शरद हाँ पूर्णिमा याद है ना सर। सभी को? जी सर, शरद पूर्णिमा कोजागिरी को ही के दिन। रखते हैं ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। शरद ऋतु जन्य प्रयोग करें, क्या आहार क्या हमें लेना चाहिए? ठीक है। रस कौन से लेने चाहिए? मैंने बता दिया था, घी में कौन सा है, आप लोग खुद बताएं। घी में स्निग्ध। कौन सा रस था? मधुर। मधुर। और आप लोगों ने बताया ही कौन सा? तिक्त और कसाय। रसायन। क्लियर है? क्योंकि इसमें अग्नि नहीं है। आप इनमें सभी में देखें, अग्नि है क्या? नहीं। वायु और आकाश नहीं। है ना? जल और पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी है ना सर। हाँ, सर पृथ्वी और जल है। मधुर में आपका पृथ्वी और जल था ना? हाँ। जी, कुछ पूछ रहे थे। क्लियर। और एक में क्या है? तिक्त में आपका क्या था? वायु और क्या था? वायु और अग्नि। नहीं। अग्नि कहाँ से हो जाएगा? वायु और आकाश। वायु और आकाश। अग्नि को तिक्तम। अग्नि नहीं देंगे ना? क्लियर है? कसाय, तिक्त, कसाय और कटु, कटु का अलग है। ठीक है, तिक्त और कसाय मैंने किस में रखा था? कटु भी आपको। लवण किस में था? लवण में अग्नि थी ना? हाँ लवण में अग्नि था सर। ठीक है। तो तिक्त, कसाय, मधुर, ये अलग थे ना तीनों?
क्लियर हुआ? यस या नो? हाँ सर। ओके। लवन, कटु और एक और कौन सा था जिसमें अग्नि है? सर जो तीखा क्या तिक्त। 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 ठीक है, आपका आपका हो गया लवन, कटु और तिक्त। तिक्त ठीक है, तीखा है सर। तिक्त के लिए हाँ तीखे के लिए दूसरा है ना सर, कट्ट कट्ट कुछ है ना सर। हाँ, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप वो वाला नोट्स आप लोग खोल के बैठिए जो मैंने आपको भेजा था। कटु, कटु है, कटु। कटु है ना? कट्टू, हाँ कटु, वही कट्टू कटु। क्योंकि भाई उससे समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ देखिए, कटु में वायु और अग्नि था। क्लियर है? तिक्त में क्या था? वायु और आकाश। लवन में अग्नि और जल। ठीक है ना? और अम्ल में क्या था? पृथ्वी और अग्नि। अम्ल आप लोग भूल रहे थे, याद आ गया? कौन कौन सा हो गया आपका? लवन, अम्ल, ये लवन अम्ल और किधर लिखा है सर? क्या चीज? अम्ल कहाँ पे लिखा है इस पेज में? सबसे फर्स्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट में दिखा यहाँ पे जल और पृथ्वी मीठा हो गया। ठीक है, सर वो सबसे बोल रही वो नोट्स आपने बताया उसमें नहीं लिखा है। बिल्कुल लिखा है, बात वाला सबसे स्टार्टिंग वाला है। हाँ, आपने मेरा मीठा वाला के नीचे है सबसे शायद, फर्स्ट, वो बिल्कुल क्लियर नहीं मीठा दिख के रहा है। नीचे वो अम्ल है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपका अम्ल है। अम्ल में क्या है? पृथ्वी और अग्नि। और दिखा पीडीएफ, अग्नि। पृथ्वी और अग्नि अम्ल में था। लवण में आपका अग्नि और जल, और कटु में आपका वायु और अग्नि। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? आगे देखें। ठीक है, अब देखिए, शीत, आ, हमें कौन सा रस देना था? क्योंकि पित्त का प्रकोप ज्यादा था, है ना? तो पित्त के लिए हमने दिया मधुर, तिक्त और कसाय, क्योंकि इन तीनों में से किसी में भी अग्नि नहीं है। क्लियर है? इसके गुण क्या होते हैं? शीत एवं लघु मैं बता चुका हूं पहले ही। लघु क्यों हुआ था? क्योंकि वायु है। शीत क्यों हुआ? क्योंकि ठंडक वाला है। क्लियर? हंसोदक का प्रयोग जो जल का बताया। आंवला, दक्षा, अंगूर का सेवन। इस सीजन में आंवला होता है ना, और अंगूर। क्लियर? दूध एवं गन्ने तथा इससे बने पदार्थों का सेवन। साली एवं साठी चावल, यव, मूंग, जौ और गेहूं। मीठा, हल्का, शीतल एवं तीखे रस वाले द्रव्यों का सेवन। करेला, परवल, तुरई, मेथी, लौकी, पालक, मूली, सिंघाड़ा, गाजर और गोभी। क्लियर है? टमाटर व फलों का रस, सूखे मेवे और नारियल का प्रयोग हितकर है। घृत, गाय का घी। क्लियर है? का सेवन विशेष रूप से उपयोग किया जा सकता है, सेवन किया जा सकता है। ठीक है, छिलके वाली दालें, मूंग, उड़द एवं गर्म मसालों से रहित साग सब्जी का सेवन किया जाएगा। ठीक है, गर्म मसाले नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गर्म है, ऑलरेडी पित्त है। क्लियर है ना? नींबू का रस गर्म जल में प्राय पीना हितकर है। पित्त कारक पदार्थ जैसे पिपली, मिर्च, लहसुन। ठीक है, आ, आपका बैंगन, खिचड़ी, दही, सरसों का तेल,
मद्य दारू मद्य जो आपके इसमें मदिरा हो जाता है, तीक्ष्ण कटु एवं शुष्क पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ये गर्म चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो पित्त बनाता हो। क्लियर है ना? हल्के एवं स्वस्थ वस्त्र धारण करें, खस की माला एवं चंदन आदि का लेप करना, चंद्रमा की सौम्य किरणों का सेवन, जलाशयों में तैरना एवं स्नान, तेल की मालिश एवं व्यायाम नियमित करना। जिन्हें व्यायाम में तकलीफ हो ऐसे दुर्बल व्यक्ति प्रायः भ्रमण करें। इसमें क्या नहीं प्रयोग करना चाहिए? अधिक भोजन, तीक्ष्ण एवं अम्ल पदार्थों का सेवन। ठीक है? अग्नि वाले तीक्ष्ण होते हैं ना, मैं पहले बता चुका हूं इसको। अधिक तेल, तरी एवं वसा का प्रयोग। ठीक है? मद्यपान, दही एवं छार का सेवन, मैदा से बने आहार द्रव्यों का सेवन नहीं करें। गरम, तीखा, भारी, तेज, मसालेदार व तले भोजन खाद्यान्नों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका चर्बी युक्त वसा युक्त एवं मछली के मांस का सेवन अहितकर है। डालडा घी से निर्मित आहार सामग्री सेवन नहीं करें। दही एवं खीरा एक साथ तथा अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करें। अमरूद को खाली पेट अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। क्लियर है? इसमें आपका ये नॉर्मल चीजें हैं। रात्रि का जागरण, पूर्व वायु एवं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? अब हम लोग हेमंत ऋतु देख लेते हैं। हेमंत ऋतु का समय क्या होता है? माघ और पौष। अभी कौन सा चल रहा है? हेमंत ऋतु। क्लियर है? माघ पौष चल रहा पार कर चुका है, माघ। ठीक है? पौष चल रहा है ना सर अभी? हाँ, माघ नहीं, माघ। पौष पार कर चुका है, माघ पहुंचा है। ठीक है? हाँ माघ चल रहा है। पौष के बाद माघ होता है। क्लियर? उसके बाद फागुन होगा आपका, फाल्गुन। फिर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, हाँ, आषाढ़, ज्येष्ठ, सावन, श्रावण, भाद्रपद, भादो, आसिक। अश्विन, ठीक है? कार्तिक। कार्तिक। क्लियर? ठीक है? और हमारा कार्तिक के बाद अगन और पौष, आसिन, कार्तिक, अगन, पौष, माघ, फागुन। फिर चैत्र से हमारा नया वर्ष शुरू हो जाता है। सबको क्लियर है? हमारा नया वर्ष कब शुरू होता है? सर हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाते हैं उस दिन से। चैत्र महीना, चैत्र महीना, चैत्र मास में होता है गुड़ी पड़वा के दिन। नया वर्ष शुरू होता है ना? हिंदी मंथ के हिसाब से हमारा चैत्र होता है। ठीक है? तो ये हमारे जो 12 ऋतुएं हैं टोटल, इसका टाइम क्या होता है? नवंबर एवं दिसंबर। क्लियर? ठीक है? ऋतु के लक्षण क्या होते हैं? हेमंत ऋतु में शीत एवं रुक्ष हवाएं चलती हैं। ठंडी चल रही है अभी ना। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। संपूर्ण वातावरण धूल एवं धूम से आच्छादित रहता है। इस समय में देखते हैं कितना कोहरा रहता है, धुंध कितनी होती है। शारीरिक स्थिति, शीत वायु के स्पर्श होने से त्वचा स्थिति भराजक पित्त की अग्नि अंदर संचित होने के परिणाम स्वरूप जठरा अग्नि को अतिरिक्त प्रदीप्त कर देती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः भारी, गरिष्ठ तथा गुरु आहार को भी जठरा अग्नि पचा देती है। क्लियर है? इसमें प्रयोग क्या करना चाहिए? इसी ऋतु में चिकनाई युक्त मीठा भारी भोजन का सेवन करना चाहिए। मीठा भोजन, मीठा भोजन कौन सा था? पृथ्वी और जल। क्लियर है? घी, तेल युक्त तथा गर्म भोजन का सेवन, शक्तिवर्धनार्थ इच्छित आहार का सेवन। फैट से क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है ना। सूखे मेवे तथा इससे बने पदार्थों का सेवन, विभिन्न प्रकार के मेथी, गोंद, मोगर के लड्डुओं का सेवन, पुष्टिकारक एवं
बलवर्धक, आयुर्वेदीय, रस रसायन एवं च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, अश्वगंधा पाक, क्रोच पाक, धातु रसायन, हरितकी रसायन आदि पौष्टिक पाकों का सेवन, ये सारे आयुर्वेदीय बताए गए हैं। ठीक है ना? सर आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है सभी को? नहीं सर, हमको क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका नवीन धान्य तथा चावल, गेहूं आदि का सेवन, इक्षु, उड़द, तिल एवं इनसे बने हुए आहार द्रव्यों का सेवन। तिल आपका गर्म कहा जाता है। ठीक है ना? जिन महिलाओं का मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उन्हें तिल का सेवन करना चाहिए। क्लियर है? जिन महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, उनको तिल का सेवन करना चाहिए। क्लियर? उन्हें अदरक का सेवन करना चाहिए। क्लियर है ना? इसमें प्रयोग क्या करना चाहिए? धूप सेवन, व्यायाम, मालिश वगैरह। ठीक है, शिरोअभ्यंग, स्वेदन, धूमपान तथा अंजन, उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग। ठीक है, तथा उष्ण गृह में निवास करें। सिर, कान, नाक तथा पैरों के तलवों पर विशेष मालिश। शरीर पर अगुरु का लेप करें एवं अगुरु का लेप किए हुए सुंदर पुष्ट स्त्री के साथ मर्यादा पूर्वक आलिंगन एवं इच्छा अनुसार सहवास करें। प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघु एवं शीतल तथा अल्प मात्रा में आहार नहीं करें। ठीक है, लघु और शीतल आहार नहीं करने चाहिए, ठंडे। मैं बता चुका हूं ना लघु कौन से होते हैं, याद है? जिनमें वायु की मात्रा ज्यादा होती है वो लघु होते हैं ना, वायु वाले। याद है? वातवर्धक हल्का आहार नहीं करें। वातवर्धक, बात वाले याद है? वातवर्धक कौन से होंगे? जिनमें वात होगा, जिनमें वायु होगा। वायु किस किस में था? आप लोग खुद बताएंगे अब। तिक्त में था, पित्त में था, और आप एक चीज देखिए, छांट दीजिए पहले तीन रसों को। कौन कौन सा? मधुर को छांट दीजिए, क्योंकि मधुर में वायु नहीं था। मधुर में वायु था। लवण को छांट दीजिए, लवण में वायु था? नहीं। नहीं था। एक और बचा अम्ल। अम्ल में क्या वायु था? यस या नो? नहीं था। उसमें अग्नि था ना? यस सर। अम्ल में तो आपका अग्नि था, तो ये चीजें आप छांट सकते हैं ना। तीन चीजें अगर आपने हटा दिया तो बचा क्या? अम्ल में देखिए पृथ्वी और अग्नि था, मीठे में आपका जल और पृथ्वी था, लवण में कसैला, अग्नि और जल था, तो बचा क्या? कसैला, तीक्ष्ण और अच्छा तीक्ष्ण, है। कसाय और कटु। कटु। क्लियर हो गया? और कटु में वायु है, तो वायु हटा देंगे क्या हम लोग? वो कह रहे वायु वाला आपको नहीं देना है, तो वायु को यूज करेंगे क्या आप लोग? ये बताइए पहले। नहीं। वायु को यूज नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या? मधुर और बात जब हमने हटा दिया तो भारी भोजन करना है ना हमें। भारी कौन सा है? मधुर? यस या नो? यस। और भारी कौन सा हुआ? लवण। जी जी। क्लियर हो गया? आप लोग खुद से ही छांट सकते हैं, हटा सकते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअसली मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीजें कि हम किसको साइड कर दें। क्लियर है ना? जहां पे आपको वातवर्धक आ जाता है, तो वहां आपके दिमाग में आना जाना चाहिए कि भारी क्या था। भारी वो था जिसमें पृथ्वी था।
है ना। मधुर आपके लवण और अम्ल, जिसमें वायु था वो हल्के हो गए। अगर जो पित्त की प्रॉब्लम है तो हम वायु को हटा देंगे बाहर। यस या नो। जहां जहां कफ की प्रॉब्लम आ गई तो कफ की प्रॉब्लम में हम भारी चीजें हटा देंगे, क्योंकि पृथ्वी और जल होता है कफ में। यस या नो। यस सर, यस सर। मधुर तो हटा देंगे उसको। तो जिसमें भी पृथ्वी और जल है उसको आप हटा दीजिए। क्या था पृथ्वी और जल किसमें? मधुर में। मधुर मधुर में। में। अब मधुर हमने साइड कर दिया। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन को पढ़ के ही आप वहां पे डिसाइड करेंगे कि किसको बाहर कर देना है हमें। वहां से आपको ऑप्शन देख के ही एकदम से समझ में आ जाएगा कि इसने क्या कहा, वातवर्धक, पित्तवर्धक या कफवर्धक। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है, सर एक यस। क्वेश्चन कि कौन सा रस वात और सॉरी पित्त और कफ दोनों में लिया जा सकता है? बिल्कुल। अब एक चीज देखिए, कफ की प्रकृति क्या थी, कफ में क्या था? मंद और आप जड़। आप खुद बताइएगा। पृथ्वी और जल है, और पृथ्वी और किसका, और आप कौन सा बोले? बात। वात बात में बोले पित्त, अरुणा जी। पित्त और कफ दोनों में पित्त कौन और सा कफ। कॉमन रस है? पित्त में क्या है? पित्त में क्या क्या चीज है ये बताए मेरे को। अग्नि और अग्नि और वायु। नहीं, अग्नि और। नहीं, पित्त है। हाँ तो अग्नि अग्नि और है ना सर। जल। अग्नि और जल जल है, अग्नि जल। जल जल। अग्नि और जल अग्नि और है। जल है। हाँ और कप में जी। क्या है? है सर। कप में भी तो जल है ना। सही है। हाँ। हाँ। गुड। अब ये चीज देखिए कि वो आहार कौन से है जिसमें जल बिल्कुल भी नहीं है। खुद ही डिसाइड करके बताइए अब मेरे को। वायु, वायु और आकाश तिक्त। वायु वाला कसैला तीक्ष्ण, कसैला, अब आप हाँ अरुणा जी कटु। खुद बताएंगी कि क्या आहार देंगे हम उन्हें। वायु और आकाश दे सकते हैं दोनों को? यस या नो? हाँ सर। दे सकते हैं ना। हाँ। हाँ। तो वायु और आकाश वाला आहार कौन सा आहार है? कसेला। कौन सा रस? कसैला। क्लियर हो गया अरुणा जी? हाँ जी सर, तिक्त और कसेला है ना? यस। ठीक है, थैंक यू। आपको दोनों में से देखना होगा कि अगर दोनों में जल कॉमन है, बाकी चीज तो कॉमन नहीं है ना। हाँ। जल क्या था कॉमन है दोनों में? जल और पृथ्वी था, और जल और अग्नि था। आप पृथ्वी और अग्नि को साइड कर दीजिए। क्लियर है? आप जल को कॉमन लीजिए क्योंकि दोनों में है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है सर, जल पृथ्वी और जल और अग्नि। आपको ऐसा आहार देखना है जिसमें अग्नि भी ना हो, पृथ्वी भी ना हो, और जल भी ना हो। यस या नो? क्लियर हुआ अरुणा जी? हाँ जी, तीनों चीजें बाकी जिसमें ना हाँ, हो तो तीनों वायु चीजें और साइड आकाश। कर दीजिए। बचा हाँ, क्या? दो तत्व बच वायु गए और ना आकाश। आपका, वायु और आकाश। ठीक है। कितना इजीली आप लोगों ने सॉर्ट किया है, किया या नहीं किया? आपको यही तो दिमाग लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। आपने तीन तत्व देख लिया, अब आपको देखने हैं कि दो तत्व बचा कौन सा, और किसमें वो तत्व हमें मिल रहा है, दो तत्व। क्लियर? यस सर, थैंक यू। गुड। चलिए आगे देखें। वातवर्धक हल्का आहार नहीं लेना चाहिए। भूखे पेट एवं अधिक उपवास आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जठरा अग्नि प्रदीप्त रहता है, इसीलिए उपवास ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्लियर? तंतु, उदमंत, ये इनका कोई वर्ड है आयुर्वेदा का, किन्हीं को कुछ पता है? ये आयुर्वेदा वर्ड वाले वर्ड ना थोड़े से अलग अलग हैं, ठीक है। सत्तू हो सकता है शायद, सत्तू। मुझे सत्तू लग रहा है, ठीक है।
ये संतु लिखा है इन्होंने, बट सत्तू होना चाहिए वो। आगे देखें क्या चीज नहीं लेना चाहिए, वो देख लेते हैं। शीतल वायु का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में शयन नहीं करें, नंगे एवं खुले पांव नहीं रहे, हल्के पतले वस्त्र नहीं पहने। क्यों? क्योंकि आपको ठंड लग सकता है। क्लियर? यस या नो? आगे देखें, ऋतुचर्या की 6 ऋतुओं में दोषानुसार आचार्य भाव प्रकाश ने हरड़ हरितिकी का सेवन विभिन्न निर्धारित अनुपान के साथ सेवन करने से यह शत्रु के समान सभी रोगों का नाश करने में सक्षम होती है। अतः प्रत्येक ऋतु में निम्न अनुपातों के साथ सेवन करने से समस्त रोगों का नाश करने में सक्षम होने के कारण इसे ऋतु हरितिकी कहा जाता है। ऋतु हरितिकी किसको कहा जाता है? हरड़ को। हरड़ को पिछली बार किन्होंने बताया था? किन्होंने बताया था क्या होता है हरड़? मैंने बताया था सर। क्या चीज होता है? हाँ, हरड़ सर जो त्रिफला में होता है, आंवला, हरड़ और बेहरड़, ये 3 चीजें त्रिफला में होती है। बेहड़ा होता है, हरड़, तो हरड़, बेहड़ा और आंवला, ऐसी 3 चीज त्रिफला चूर्ण में होती है। ओके, बहुत बढ़िया। इसका सेवन हर ऋतु में किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ऋतु हरितिकी। क्लियर? वैसे भी हरितिकी को मनुष्य में माता के समान हितकारी कहा गया है। यथा हरितिकी मनुयानाम मातेव हितकारिणी। ऋतु और अनुपात: वर्षा, सैंधव, शरद, शर्करा, हेमंत, शुंठी। आदान काल में शिशिर में पिपली, कना, बसंत में मधु और ग्रीष्म में गुड़। क्लियर है? ये चीजें कहा गया है। सर ये चीजें फिर भी है, इसके साथ हरड़ के साथ लेना है ये सब। हरड़ का सेवन आप किसी भी ऋतु में अनुपात के, हाँ, ये चीजें इसके साथ में अनुपात में लेना है। क्लियर है? वर्षा में हरित के साथ सेंधव और शरद में शर्करा के साथ वो है ना सर, ऐसे है ना? हाँ इस हाँ तरीके से है, अनुपात में है ना? ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, मतलब हर सीजन में वो लेना है, सिर्फ उसके साथ जो वाला दूसरा कंटेंट सर है वो अनुपात यानी गोघृत कहते हैं उसे, उसके साथ खाना चाहिए। ये अनुपात यानी गोघृत कहते हैं, अनुपात करते हैं ना गाय का घी। आयुर्वेदा में, वो हाँ गाय का घी जो होता है ना उसके साथ ये खाते हैं, शर्करा, नहीं, शुंठ यहाँ ऐसे। अनुपात नहीं, अनुपात तो मुझे यहाँ लगता है यहाँ अनुपात प्रमाण, ऋतु और अनुपात दिया है यहाँ पे, तो वो अनुपात नहीं होगा। वो नहीं है ये क्लियर है? प्रमाण दिया, अनुपात प्रमाण यहाँ पे कुछ होगा। ऋतु में नीचे आपका ऋतु दिया हुआ, अनुपात में आपका क्या चीज है, कितनी वो अनुपात में लेना है वो बताया है। क्लियर है? ऋतु विपर्यम किसे कहते हैं वो देख लें। भारतीय वैद्यक शास्त्र में ऋतुचर्या के अंतर्गत वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों के समान गुण धर्म वाले आहार विहार का सेवन करने से ये बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने जैसा अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ा। क्लियर है? इनके विपरीत आहार विहार के सेवन से ये प्रकोपित दोष सामान्य अवस्था में रहते हैं, अगर हम विपरीत करें। अतः जिस ऋतु में जिस जिस दोषों की अभिवृद्धि होती है उन पर ऋतु में उन दोषों के विरुद्ध गुणधर्म वाले आहार विहार का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जिसे ऋतु विपर्यम कहते हैं। क्लियर है? आगे देख लें, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का समय क्या है? माघ और फागुन। अभी कौन सा ऋतु चलेगा ये बताइए? अभी शिशिर है, जनवरी महीना शिशिर शिशिर आए, है। शिशिर आ चुका है। क्लियर है? क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे, तो ये आ गया आपका शिशिर। शिशिर जनवरी से फरवरी तक रहेगा। क्लियर है? शिशिर ऋतु के अंतर्गत हेमंत ऋतु के समान ही ऋतुचर्या का पालन करने का विधान है। क्लियर हुआ? सेम जैसा हेमंत में है। शिशिर ऋतु के सभी लक्षण एवं चर्या सामान्यतः हेमंत ऋतु के समान ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। इस ऋतु में वायु तथा वर्षा से आच्छादित आकाश रहता है। शीत भी हेमंत ऋतु होती है।
क्लियर। अक्सर कोहरा इसी ऋतु में अधिक पड़ता है। भूमि पके हुए घासों में पीतवर्ण की हो जाती है। वायु तथा कफ से विकार उत्पन्न होते हैं। शीतल पवन चलती है। आदान काल की ऋतु होने से वायु कक्ष एवं शीत प्रदान होती है। सेम चीजें इसमें भी करनी है। क्लियर है। जो हमने अभी पढ़ा किसमें, शरद से पहले क्या था, हेमंत। शिशिर से पहले हेमंत था ना। हेमंत तो ऋतु। जो हेमंत ऋतु का था वही किसमें है, शिशिर ऋतु में। शिशिर में। क्लियर। तो इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, हो जाएगा। सेम चीज है। अब बसंत ऋतु देख लेते हैं। बसंत ऋतु का समय क्या होता है, चैत्र और बैसाख। कौन सा समय, चैत्र बैसाख। इसके बाद जो आएगा फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल। क्लियर है। बसंत ऋतु का लक्षण, इस ऋतु में सभी दिशाएं रमणीय एवं नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित होती है। हल्की शीतल मंद एवं सुगंधित पवन तथा हरित पीत सुशोभित प्रकृति के सौंदर्य के कारण इसे ऋतुराज कहा जाता है। वातावरण निर्मल एवं स्वच्छ रहता है। सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं। शारीरिक स्थिति, हेमंत एवं शिशिर ऋतु में संचित हुआ कफ सूर्य की किरणों से पिघलकर द्रव्य बनकर शरीर की अग्नि को कमजोर करता हुआ कफ जन्य रोगों को उत्पन्न करता है। कफ का संचय कब हुआ था, बताएं हेमंत जल्दी में। से। हेमंत में। हेमंत और शिशिर और शिशिर हेमंत। दोनों में। तो प्रकोप कब होगा, बसंत में। बसंत में। तो प्रकोप में क्या होता है, ये जो पिघल के ना अग्नि को कमजोर कर देता है। क्लियर है। अतः बसंत ऋतु में शारीरिक दृष्टि से कफनाशक उपचार करना चाहिए। अब आप लोग बताएंगे कि इसको किस प्रकार का रस देंगे, कफ में कौन सा तत्व है। पृथ्वी और जल कफ से बनता है, तो वो छोड़ के बाकी का सब देंगे ना। बहुत बढ़िया। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि और पृथ्वी और जल, ठीक है। तो जल किस किस में है, मधुर। लवण में, मधुर में। लवण और मधुर में। लवण और मधुर में। बचा कौन सा, कटु, कसाय, तिक्त, कटु, कषाय, तिक्त। अम्ल। ठीक। अम्ल नहीं, अम्ल में अग्नि था और क्या था, जल। जल, अग्नि जल नहीं देंगे। अम्ल में नहीं, अग्नि अब और जल था ना। कषाय, तिक्त। क्लियर है। अतः बसंत ऋतु में शारीरिक दृष्टि से कफनाशक, ठीक है। और संभावित रोग इसमें कौन से होते हैं, खांसी, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम, बदन दर्द, अरुचि, भारीपन, भूख में कमी, कब्ज एवं कफ जनित विकार आदि। अब देखिए आप लोग सही हैं या नहीं है, कटु, तिक्त और कसाय। समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर हो गया। आप लोग आंसर खुद ही जी। बता रहे हैं, मैंने नहीं बताया। क्लियर। क्योंकि इनमें आपका जल नहीं है। यस या नो। यस। क्लियर। हल्के लघु गुण युक्त आहार का सेवन करें। साठी, चावल या मूंग, परवल, करेला, जो आपके कड़वे में आते हैं, कटु तिक्त कसाय में जो भोजन है, नीम आदि तिक्त रसों वाली सब्जियां। क्लियर है। और आपका शहद का सेवन करें, जल में डालकर। मधु के साथ हरी तिक्की का सेवन करें। क्लियर है। सौंठ, विजय सार, चंदन आदि से बना स्वाद पिए। 1 वर्ष पुराना जौ, गेहूं व चावल का उपयोग करें। ज्वार, मक्का आदि रूखे धानों का आहार श्रेष्ठ है, इनका सेवन करें। मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, सरसों, मेथी पत्ता जो पालक है, धनिया का सेवन करें। ठीक है। तीक्ष्ण नस्य का प्रयोग करें। व्यायाम, तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्ण अंजल, तीक्ष्ण गंडूस का प्रयोग करें। अगुरु, कस्तूरी, केसर का उत्साधन करके कोष्ण जल से स्नान कर स्त्री संभोग यथाशक्ति करें। बाग बगीचों में प्रायः साय भ्रमण करें।
शरीर संशोधनार्थ बमन। बमन किसमें कहा जाता है? कफ वालों के लिए लेने पे भी ना। हाँ सर, वसंत में वमन शिविर होते हैं ना सर, स्पेशल वासंतिक शिविर वमन बिल्कुल, के कफ लिए। का नाश करता है ना। क्लियर है? तीव्र नस से जल नेति तथा कुंजल क्रिया करें। क्लियर है? परिश्रम, व्यायाम एवं उपटन आदि का प्रयोग कर सकते हो। उपटन सभी को क्लियर है? उपटन होता है जो आपके हल्दी से लगाया जाता है, चंदन का लगाया जाता है शरीर में, जो शादी के टाइम में लगाया जाता है। ठीक है? दीपावली के टाइम होता है उपटन। क्लियर? सर इसीलिए जी सर वो जो चैत्र जो महीना शुरू होता है चैत, उसमें हम सर नीम का रस पीते हैं ना 5-6 दिन, इसी वजह से होगा वो। बिल्कुल। नीम का रस कड़वा होता है ना, तो वो आपके तो कहा ही गया है ना कि उसी टाइप का लेना ही चाहिए आपको रस। क्लियर है? कटु, तिक्त और कसाई ही लेना चाहिए ना आपको। तो जो उससे संबंधित आहार है, रस है, वो आप लेंगे। किसका नहीं सेवन करना चाहिए? मधुर, अम्ल और स्निग्ध। गुरु आहार। गुरु थे ना ये, गरिष्ठ भोज, गरिष्ठ थे ना रस, मीठा। क्योंकि देर से पच रहे थे। क्लियर हुआ? भारी था। अब गुरु समझ आ गया? गुरु का अर्थ क्या है? हेवी गुरु का हेवी। अर्थ है आपका भारी, भारी भारी गरिष्ठ। भारी। क्लियर? और लघु का मतलब हल्का। चित्त द्रव्य, कई बार क्वेश्चन पता है कैसे पूछ देते हैं कि इनमें से किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, या तो तीन रस दे दिया आपको उन्होंने कि मधुर रस इनमें से किसके अंतर्गत आता है, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, और आपको और एक और ऑप्शन दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? इसका सेवन नहीं करना चाहिए। शीत द्रव्य, अरवी, कचालू, उड़द का सेवन नहीं करें। नए अन्न, शीतल, रात्रि में दही का सेवन नहीं करें। नए अन्न, शीतल तथा चिकनाई युक्त भरे खट्टे मीठे एवं नया गुड़, भैंस का दूध व सिंघाड़े का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में शयन नहीं करें। एक स्थान पर लंबे समय तक न बैठे। क्लियर है? और हम लोग ये ग्रीष्म को देख लेते हैं, ये आज लास्ट है हमारा, ये ओवर हो जाएगा। समय क्या है इसका? जेठ और आषाढ़। इंग्लिश के पीरियड के हिसाब से टाइम क्या है? मई और जून। सूर्य की प्रचंड गर्मी, ग्रीष्म में क्या होती है? गर्मी होती है। ठीक है? और सूर्य की तीक्ष्ण, प्रचंड एवं गर्म किरणों के द्वारा प्राणियों के शरीर का स्नेह का को खींचता है, अतः गर्मी में दुष्प्रभाव से निवारणार्थ कौन सा आहार ग्रहण करना चाहिए? अगर ज्यादा गर्म है तो हमें क्या आहार करना चाहिए? शीतल। ठंडा। शीतल कौन से होंगे? जिसमें जल और वायु हो। वायु आकाश। वायु और आकाश, और जल और वायु वाला भी शीतल हो जाएगा ना आपका। हाँ सर। जल के साथ तो आकाश और वायु। क्लियर है? जल, आकाश और वायु। यस। रूखापन तथा कमजोरी होती है, ये प्रॉब्लम्स है आपकी। अंशुघात, लू लगना, हैजा, खसरा, चेचक, उल्टी, दस्त, ज्वर, नक्सीर, दाह, प्यास, पीलिया, एनीमिया आदि रोग की संभावना बनी रहती है, क्योंकि किस रीजन से? गर्मी के रीजन से। रस कौन सा है? दूर। एक ही रस होता है हमारे पास, कौन सा? मधुर। गर्मी में, क्योंकि कौन सा उसमें है? जल और पृथ्वी। पृथ्वी पृथ्वी। जल, पृथ्वी। क्लियर है? गौण, शीत द्रव्य, लघु एवं स्निग्धाहार लेने चाहिए। क्लियर है? शीत वाले और लघु मधुर है। साली चावल, जौ, मूंग, मसूर का सेवन। दूध, पन्ना, दही की लस्सी, छाछ, फलों का रस, सत्तू, उदमंत का सेवन करें। नारंगी, अनार। जी उदमत मतलब सत्तू ही है। बार्ली बोलते हैं ना उसको, बार्ली हाँ, का। पीछे भी हमने पढ़ा था। सत्तू जो होता है आपका चने का, और जो जौ वगैरह मिला के बनाया जाता है। क्लियर? इसका सेवन पता है क्यों करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि इस समय में आपकी जठराग्नि ज्यादा प्रदीप्त होती है, तो वो काफी समय के लिए आपको राहत देता है।
क्लियर है? कहते हैं कि सत्तू पी के जाने से आपको ज्यादा भोजन नहीं लगता है, भूख ज्यादा नहीं लगती है। क्लियर है? इसीलिए गांव में देखिए जो किसान वगैरह होते थे ना, अभी भी किसान जो है ना, वो गर्मी के टाइम में सवेरे सवेरे सत्तू पी के जाते हैं, सत्तू का और घोल लू भी बनाते नहीं हैं। जी। और वो पी के उसके बाद वो जाते हैं और आराम से वो काम करते हैं, क्योंकि वो काफी देर तक उनको एनर्जी देता रहता है। क्लियर है? सर, उसमें लू भी नहीं लगती है ना। बिल्कुल लू नहीं लगती है उससे। तो ये चीजें इसके अंदर वो गुण होता है। क्लियर है ना? क्योंकि इस समय लू तो आपका जो शारीरिक स्ट्रेंथ है ना, काफी डाउन हो रहा होता है बिकॉज ऑफ धूप के कारण। तो स्ट्रेंथ को पेट बनाए में रखने के लिए सत्तू का यूज करते हैं। ये पेट में ठंडक करता है। बिल्कुल ठंडक देता है अंदर से, और एनर्जी भी आपको इंस्टेंट देता है ये। क्योंकि बना किस चीज का होता है? चने का, जौ का, और इसमें आपका गेहूं वगैरह सब कुछ मिक्स करते हैं। क्लियर है? नारंगी, क्योंकि हम लोग सर भी लू का गांव में हुआ मतलब, करते। जी। लू का मतलब क्या बोला सर? लू लगना, आपका लू लगने का, जैसे किसी को गर्म हो जाता है ना, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, बॉडी का गरम हीट गरम हवा बढ़ता है। लगना, गरम हवा बॉडी लग जाए। हाँ, गर्म हवा, धूप के बजाय ज्यादा गर्म हवा आती है ना, तेज सी, उससे कहते हैं। बॉडी वही का जो हीट टेम्परेचर होता है ना, वो एकदम से बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ जाने। क्लियर है? वो अनियंत्रित होता है, उसी को कहते हैं लू लगना। और उस स्थिति में कई बार आदमी की डेथ भी हो जाती है और बेहोश होके गिर जाते हैं। क्लियर है? ओके। इसका उपचार यही होता है कि आप उसको ठंडे कंबलों से लपेट दें, कंबल को भिगा के और उसको लपेट दें, ताकि जो शरीर का ताप है वो धीरे धीरे कम हो। मिट्टी का लेप दें उसको। क्लियर है ना? जिससे कि शरीर का जो ताप है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाए। क्लियर? नारंगी, अनार, और इसमें आपका कहते हैं कि जो आम होता है, कच्चे आम का, है ना, लेप लू लगने उसका। के बाद उसको लेप देते हैं, या तो उसको पका के और पानी में घोल के भी उसको पिला देते हैं। प्याज भी लगाते हैं ना सर? हाँ। तो इस चीज से भी वो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। गन्ने का रस। क्योंकि हम लोग को कई बार लगा भी है, गांव में हम लोग कई बार निकल जाते थे, तो बचपन में तो हम लोगों को लगता था, तो दादी फिर ये चीजें किया करती थी। क्लियर? नारंगी, अनार, नींबू एवं गन्ने का रस, तरबूज, खरबूजा, तरबूज, सहतूत आदि रस का रसदार फलों का सेवन करें। इस सीजन में आपको तरबूज मिलता है ना, खरबूजा मिलता है, गन्ने का रस मिलता है, और सहतूत मिलता है। जितना सब में वाटर ज्यादा रहता है, पानी। सभी में वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा, बिल्कुल वाटर ही 90% पूरा वाटर होता है। क्लियर है? तो इन सीजन के चीजों अनुसार ही फ्रूट भी है। मैंने मैंने आप लोगों को ये चीज पहले भी बताया था कि प्रकृति कुछ भी ऐसा नहीं उपजाती है जो उस सीजन के हिसाब से ना हो। लेकिन हम जबरदस्ती दूसरे सीजन का फल खाने का प्रयास करते हैं, सब्जियां खाने का प्रयास करते हैं, तो हम दिक्कत में आ जाते हैं। वो हमारे लिए फायदेमंद थोड़े होगा, हितकर नहीं होगा ना। आजकल थोड़ा सा चलन हो गया है कि जो सीजन में मिलता है उसको लोग अवॉइड करते हैं, है ना। वो उस चीजों को ढूंढते हैं जो अलग हो, जो उस सीजन में आए ही नहीं। लेकिन कई बार जो उपज होती है कई क्षेत्रों से आ जाता है, और क्षेत्र के हिसाब से ही सब्जियां भी होती है, आप सभी जानते हैं कि जिस क्षेत्र में जैसा मौसम है, जैसा वेदर है, उस हिसाब से ही वो चीजें उपजती हैं, और उन लोगों के हिसाब से ही वो चीजें उपजती हैं, है ना। पहाड़ों में जो चीजें होती है वो समतल पे नहीं हो सकती हैं। तो वहां के जो लोग हैं, वो जिस चीजों की उनकी जरूरत है, उस पहाड़ों में वही चीजें उनके लिए होती हैं। क्लियर ना? नारियल का पानी एवं जलजीरे का प्रयोग, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी पीना चाहिए। बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। प्याज, पुदीना एवं धनिया का सेवन,
ऋतु की उग्रता शांत करने हेतु गुड़ के साथ हरितिकी का सेवन करना चाहिए। मैंने अभी पीछे बताया था ना, गुड़, ये मात्रा हो गई आपकी, ठीक है, जो मैंने बताया था कि क्या अनुपात होगा, ठीक है। शीतल वायु एवं जल स्नान का प्रयोग, दिन में थोड़ा विश्राम या शयन करना, हल्के या श्वेत वर्ण के सूती वस्त्र धारण करने चाहिए, हल्के, ताकि आपके शरीर को हवा लगती रहे, ठंडक रहे। दिन में शीतल स्नान पर निवास करें। रात्रि में चंदन एवं कपूर का लेप करके खुले स्थान पर शयन करें। शीतल झरनों एवं पुष्पों का सेवन, शीतल जल में धुला सुगंधित कपड़े, केवड़े, खसकी टाटियों से आच्छादित घर, सुहाने वृक्षों की छाया में रमन करें। सिर प्रदेश के सूती कपड़ों से ढककर तीक्ष्ण धूप या लू से बचावें। प्रयोग नहीं कर क्या नहीं करना चाहिए, भारी चीजों का नहीं करें सेवन, जो गुरु आहार है। गरम, तीखे, रूखे गुण वाले तथा नमक प्रधान द्रव्यों का सेवन नहीं करें। मांस, तले हुए पदार्थ, तेज मसालों से बने पदार्थ या मैदा आदि या बेसन से बने हुए आहार का सेवन न करें। मदिरापान का सेवन न करें। प्यास को नहीं रोकें। कटु, अम्ल, लवण सेवन रस का सेवन न करें। क्लियर। धूप से बचे तथा परिश्रम एवं व्यायाम सहवास से बचें। कृत्रिम धागों से निर्मित टेरीकोट, पॉलिस्टर ऊनी वस्त्र जो होते हैं, टेलीकोट वाले जो होते हैं, टेरीकोट वाले, वो नहीं पहनना चाहिए। प्रदूषित जल एवं प्रदूषित स्थान से बचें। भय, क्रोध, उग्र तीक्ष्ण वायु का सेवन से बचे। धूप तथा सिर को बिना ढके अथवा संभव यात्रा न करें। क्लियर है। बात दोष का था वर्षा ऋतु और शोधन क्या करना चाहिए, बस्ती क्रिया। बातनाशक कौन सा है, बस्ती क्रिया है ना। वर्षा ऋतु में कौन सा कर्म करना चाहिए, बस्ती कर्म। पित्त के लिए शरद ऋतु, कौन सा कर्म, विरेचन। और कफ दोष कौन सा, बसंत, वसंत, कौन सा कर्म, वमन, वमन। वमन। यहाँ पे आपका आहार क्लियर होता है। क्लियर है सभी को। जी सर। समझ आया। सर बहुत बढ़िया। आपने जो पीडीएफ भेजा है ना, बोला ना कि ग्रुप में दिया है, तो वो मेरे को नहीं मिला। कौन सा ग्रुप में आपने डाला है आप चार्ट मुझे जो पर्सनली अभी मैसेज इस भी कर सकते हैं, आप वहां भी मांग सकते हैं मुझसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक सर है। आपका नंबर? ग्रुप में मिल जाएगा आपको, गुलशन पांडे के करके होगा। ठीक है। क्लियर। जो भी आपको जो सर आप जिस अभी भी, लिख लेंगे क्या? जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, पर कल मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्या